सो हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहले जो इसका नोशन या कंसेप्ट माना जाता था वो ये सोचा जाता था कि ये जो पावर है इट शुड रिजाइड और हेल्ड बाय वन पर्सन और ग्रुप। पहले यही था, राजा का जो एक एम्पायर होता था उसमें पावर जो थी सिर्फ एक इंसान या ग्रुप के पास होती थी। जैसे बहुत पहले कोर्स ऑफ 40 इन द स्लेव डायनेस्टी या 40 लोगों का एक ग्रुप होता हुआ। तो इस तरह से पहले माना जाता था और ये सोचा जाता था कि यार पावर जो है अगर फ़ौरन हमें डिस्पर्स करनी है या शेयर करनी है, ठीक है, तो उससे ये होगा कि कोई डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते हैं और ना ही उस डिसीजन या उस रूल को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इन्फोर्समेंट उसका नहीं हो पाएगा। तो ये पुराना नोशन या कंसेप्ट था दैट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओल्ड कंसेप्ट वाज दैट पावर शुड बी कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और ग्रुप, बट व्हेन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तब क्या हुआ, पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स यानी कि अलग अलग एथनिसिटी, लैंग्वेज या जो भी उनका कल्चर था वो एक साथ मिलकर रहेंगे एंड दे विल गेट रिस्पेक्ट। इसके बाद एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, यानी कि जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं उसको शेप करने में ये आपको ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है दैट एवरी वन हैज़ द वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज़। नाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो पहला हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको चेक एंड बैलेंस्ड सिस्टम या चेक बैलेंस सिस्टम भी माना जाता है। तो ये स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टल, ये मैंने लिस्ट में लिखा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं कि कोई भी कंपोनेंट कुछ गलत ना करे। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको दैट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने एरोज बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जजेस जो अपॉइंट होते हैं, जज इज़ अपॉइंट बाय द एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो ऐसा नहीं है कि जज विल फॉलो एग्जीक्यूटिव ऑल द टाइम, जज कैन कीप एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, ऑल द थ्री ऑर्गन्स वर्क एट द सेम लेवल बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। नो ऑर्गन कैन हैव अनलिमिटेड पावर, यानी कि ऐसा नहीं है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में कोई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए, सबको अपना अपना काम करना है, बट दे हैव टू कीप एन आई, दे हैव टू चेक एंड बैलेंस द इक्वेशन ऑफ पावर। तो नो ऑर्गन कैन हैव अनलिमिटेड पावर, ईच चेक्स द अदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट दे कैन चेक, यस दे कैन चेक द वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, हमारे कंट्री में जो तीन कंपोनेंट्स हैं हॉरिजॉन्टली, दे आर गोइंग टू चेक एंड बैलेंस द पावर फ्लो और पावर इक्वेशन ऑफ ईच अदर। नाउ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्टिकल सबसे ऊपर गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको आपने सुना होगा केंद्र सरकार, तो वो पूरे देश या होल कंट्री के लिए होती है। और जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे देश में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर काम करती हैं। तो इसको कहते हैं हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो फेडरेशन या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जो हमने इसको फॉलो किया। इसी तरह से बेल्जियम में ये फॉर्म आपने देखा था एक्सेप्ट की गई और वहाँ शांति रही, वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस नहीं हुए लिंग्विस्टिक बेसिस पर या फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर। मगर श्रीलंका में उन्होंने ये रिफ्यूज़ किया और वहाँ सिविल वॉर रही। क्यों? क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी को ही प्रेफर करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। Now, what is the benefit? Federalism ensures that power is distributed between different levels of government. तो यहाँ जो पावर है इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इंश्योर करती है कि द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बी इट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और उसके नीचे जो हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत का वर्किंग देखते हैं वो भी इसी तरह से वर्क करती है। तो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज़ अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स में जब आता है दैट इन केस ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, तो यहाँ भी हमने एग्जांपल देखा था इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने। और यहाँ पर जो इन केस ऑफ आवर कंट्री जो हम देखते हैं सोशली वीकर सेक्शंस एससी एसटी एंड वीमेन, स्पेशली इनको कई जगह पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ चुनाव होता है या चुनाव क्षेत्र इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे कोई चुनाव इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो वो रिज़र्व होती है कि यहाँ पर इस सीट पर या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो या तो एससी कम्युनिटी या एसटी या वीमेन या कोई लेडी या फीमेल ही खड़ी होगी, तो इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप होता है। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये इसका फ़ायदा होता है, द बेनिफिट इज़ दैट इट विल गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। अदरवाइज़ जो गरीब हैं या जो कम है नंबर में या जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो पूरी तरह से अपने आप को एलियनेट या अलग थलग समझेंगे। सो इट प्रिवेंट्स द issue of alienation among different sections of the society, whether it is socially weaker or in terms of gender or in terms of the language or religion. Now the fourth type of power sharing, यहाँ बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं जब उनको लगता है कि हम आपस में पार्टनरशिप या अलायंस करते हैं, इसको बोलते हैं गठबंधन। एंड दो और ज़्यादा पार्टीज़ आपस में एक अलायंस बनाती हैं, आपने सुना होगा एनडीए और इंडिया, ये गठबंधन या अलायंस। और अगर सरकार बनानी है तो ये सब पार्टीज़ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना सकती हैं। जैसे अभी हम एनडीए की बात करते हैं तो कोalition गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें कई पार्टीज़ आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं, अपना एक पावर पॉइंट क्रिएट करती हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इनको प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। अब ये प्रेशर ग्रुप बहुत ध्यान से आप समझिएगा, इसको प्रेशर ग्रुप कह लीजिए या इंटरेस्ट ग्रुप्स कह लीजिए। अब यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे लोग या ऐसी यूनियंस जो डायरेक्टली सरकार में नहीं होती हैं, ना ही वो कोई चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वो अपने कामों से सरकार पर प्रेशर डालती हैं या सरकार को या गवर्नमेंट को थोड़ा मजबूर करती हैं कि कुछ पॉलिसीज़ बनाइए। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों की यूनियन है भारतीय किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन वर्कर ग्रुप जिसमें C2 बोलते हैं, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, और बिजनेस एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन जिनका इन्फ्लुएंस पड़ता है बजट बनाने में। जो ये सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फिक्की करके एक और है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनवायरमेंटल एंड सोशल मूवमेंट्स जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कहलाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। दीज प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑर्गेनाइज पीपल or we can say organized groups of people who try to influence the government policies and decision। यही बात आ गई that such pressure groups influence government policies and decisions without directly contesting elections and forming government। तो this is the concept of pressure group। तो आपकी NCERT बुक जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, उसके पेज 6 पर एक कार्टून दिया गया है जिसमें एक बस है और इसमें कार्टून में लिखा है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, और इसके इट हैज़ 2 स्टीयरिंग व्हील्स। इसका मतलब है कि जो कोalition गवर्नमेंट जर्मनी में बनी थी 2005 में, 2 राइवल्स पार्टियां हैं जर्मनी में जिसको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। तो 2005 में जब इलेक्शन हुए, इन दोनों में से किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम लोग एक अलायंस बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। और कोई मेजॉरिटी क्लियर नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे डिसीजंस जो हुए उसमें प्रॉब्लम्स आई, तो इसलिए वो कार्टून बनाया गया था कि एक बस दे दी, उसमें 2 स्टीयरिंग व्हील्स हैं, अब दोनों ड्राइवर अपने अपने डायरेक्शन में बस को ले जाना चाहती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग कार्टून या इलस्ट्रेशन है जो बताता है कि समटाइम्स कोalition में ऐसा नहीं है 2 स्टीयरिंग व्हील हों, और भी होते हैं जो अपनी अपनी तरह से प्रेशर डाल सकते हैं मेन फ्रैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं इसी चैप्टर में, जैसे अंडरमाइंस। अंडरमाइंस का मतलब है किसी को कमज़ोर करना या इट वीकेंस। टायरनी अत्याचार,
कहीं भी कोई डिक्टेटर आता है या मिलिट्री का, या हमको बोलते हैं अरे ही वॉज अ टायरेंट। इसी तरह से प्रूडेंशियल, तो प्रूडेंशियल या प्रूडेंस का मतलब होता है अक्लमंदी या विजडम बेस्ड। तो बेल्जियम में जो भी अमेंडमेंट्स किए गए वो उनको बोलते हैं प्रूडेंशियल स्टेप्स, और ऐसे ही स्टेप्स से बेल्जियम में सिविल वॉर या सिविल अनरेस्ट होने से बच गया। अब यहाँ पर पेज नंबर 6 पे एक और उन्होंने दिया होता लेट अस रिवाइज। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था एक बच्ची है एनेट बेल्जियम, और इसमें सेल्वी, तो एक बेल्जियम का एग्जाम्पल था, एक श्रीलंका का। तो वो लैंग्वेज फ्रेंच और डच का इशू था, तो वहाँ पर एनेट ज़्यादा बेटर कंडीशन में है क्योंकि वहाँ पर पावर शेयरिंग है। तो बेल्जियम में दोनों लैंग्वेज बराबर से प्रेफरेंस दी जाती है, एंड यहाँ पर उसको ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगी बिकॉज बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्रेंडली है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स। श्रीलंका में जो सेल्वी का इशू था वहाँ पर मेजॉरिटी को माना गया था, और आज भी कहीं ना कहीं वहाँ इश्यूज आते हैं, तो श्रीलंका में उतना उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एनेट विल बी ऑन द बेटर साइड। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं हर चीज़ को डिस्कस करूँगा, तो ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग का, ये थोड़ा न्यू और थोड़ा ट्विस्टेड हो सकता है बच्चे के लिए किसी भी। तो यहाँ पर पेज 7 पर सिविल वॉर के बारे में दिया गया है कि लेबनान बैरूत में काफ़ी टाइम तक उस देश में सिविल वॉर चलती रही, और एक कैरेक्टर दिखाया है खलील नाम का। तो वो कहा गया कि भाई उसे बड़ी दुविधा या डाउट था, डिलेमा, खलील्स डिलेमा, कि वहाँ पर एक सिस्टम ऐसा है, वो उस वजह से परेशान था। उसके फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, मदर सुन्नी मुस्लिम। तो लेबनान में ये सिस्टम है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा वो मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन से होगा, पीएम सुन्नी मुस्लिम, डेप्यूटी पीएम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट, एंड स्पीकर शिया मुस्लिम टू मेंटेन पीस। अदरवाइज उससे पहले काफ़ी सिविल वॉर हुई थी। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्योंकि खलील को लगता है कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी जीते, लेकिन इस तरह से ही अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट, पीएम, डेप्यूटी पीएम और स्पीकर का। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है, इट इज़ अबाउट ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, के थोड़ा थोड़ा करके इनमें सुधार करना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक दैट यू विल रिजर्व टॉप पोस्ट फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप्स। यानी कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, पत्थर पे लकीर, दैट के प्रेसिडेंट और पीएम, डेप्यूटी पीएम, स्पीकर सब इन्हीं कम्युनिटीज़ से ऑफ दीज रिलीजन्स आएंगे। तो द बेटर वे विल बी अलाउइंग पीपल फ्रॉम एनी कम्युनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो लेबनान में जो है रिफॉर्म्स की अभी भी ज़रूरत है, बिकॉज बी इट लेबनान और सीरिया, यहाँ पर सिविल वॉर का मतलब होता है इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द कंट्रीज़ डीलिंग विद आर्म्स इंडस्ट्री एंड वेपन इंडस्ट्री। उनके लिए मरने वाले लोग ह्यूमंस नहीं होते हैं, दे कंसिडर ह्यूमंस और द डेथ ऑफ ह्यूमंस एज द फ्यूल फॉर देयर प्रॉफिट्स। तो पेज 10 पर लेट अस रिवाइज। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल दिए गए थे, तो पहला एग्जाम्पल है जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव, सेकेंड पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड थर्ड पॉलिटिकल पार्टी सॉर्ट ऑफ अलायंस, एंड देन लास्ट में जो आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जहाँ तक हो सकता था मैंने इस चैप्टर का हर पॉइंट आपसे डिस्कस किया। आई होप दैट यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। Don't forget to like, subscribe and share my videos. And it's just a beginning. Abhi just 10 days back I started uploading videos in the form of shorts and all these things. As I've said, मैं content पे ज़्यादा focus करूँगा. I will not go for any other specific thing about, because many times I have seen that many YouTube videos thumbnail etc. is very good, no doubt, but the content at times is not visible clearly, or there are certain other issues. So that's why I'm using this method, that I'm writing the points on the white sheet, and I hope that it is visible clearly. So the core of the chapter, a student should able to reach to the core of the chapter. तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स का तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो slowly I will start uploading the topics which will come in your periodic test or other exams. तो जो typical parts हैं वो I will start. Thank you for giving your time and watching this video. Thanks. Bye.